हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेट्टी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर, स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। आज मैं आप सबके साथ सैक्रोइलियाक जॉइंट डिसफंक्शन इसके बारे में बात करूंगा, जो कि एक बहुत ही अंडर डायग्नोस बट कॉमनली दिखने वाली एक कंडीशन है। और आपको इसके बारे में पहले बताता हूं कि सैक्रोइलियाक जॉइंट क्या है। सैक्रोइलियाक जॉइंट स्पाइन में सबसे नीचे पेल्विस और सेक्रम, जो पेल्विस बोन होता है और सेक्रम, इनके बीच में जो जॉइंट है उसे सैक्रोइलियाक जॉइंट कहा जाता है। ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट जॉइंट है क्योंकि लोअर लिम्स, जो अपने लेग्स हैं, उनको वो स्पाइन के साथ कनेक्ट करता है। और जो भी शॉक्स है या रनिंग की जो भी एक्टिविटीज है या कोई भी आप एक्टिविटी लोअर लिम्स में करते हैं, वो अपर बॉडी को कनेक्ट करने के लिए ये जॉइंट शॉक अब्जॉर्बर या फिर वहाँ की जो एब्नॉर्मलिटी है उसको अच्छी तरह से स्पाइन तक पहुंचाने का काम करता है। सो ये जॉइंट का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें काफी कम मूवमेंट्स होती है, नटेशन, काउंटर नटेशन, परंतु ये छोटी थोड़ी मूवमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि इसमें हाइपर मोबिलिटी भी हो गई या फिर बिल्कुल जीरो मोबिलिटी हो गई तो भी प्रॉब्लम होता है। सो इसे राइट मूवमेंट होना बहुत जरूरी होता है। यूजुअली ये जॉइंट में जब भी डिसफंक्शन होता है या प्रॉब्लम्स आती है तो कॉमनली लो बैक पेन या बटक पेन्स पेशेंट्स को होते हैं। रादर आप सरप्राइज हो जाओगे कि 15 to 30% ऑफ पेशेंट्स जिनको मैकेनिकल लो बैक पेन है, उनमें एक्चुअली सैक्रोइलियाक जॉइंट डिसफंक्शन ये कॉमन रीजन होता है। क्योंकि सैक्रोइलियाक जॉइंट की प्रॉब्लम्स में पेन बटक से लेके एक लेग में या दोनों लेग्स में भी जा सकता है, लेग से लेके पूरे पैर में भी जा सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक कंडीशन, जो भी लो बैक पेन है या फिर रेडिएटिंग पेन इन द लेग्स है, उन्हें आप डिस्क है या सैक्रोइलियाक जॉइंट डिसफंक्शन है। जैसे मैंने आपको पहले एक बार बताया है कि पायरिफॉर्मी सिंड्रोम भी आपको सायाटिका जैसे दिखता है, वैसे भी ये भी सैक्रोइलियाक जॉइंट प्रॉब्लम भी कभी-कभी सायाटिका जैसे प्रेजेंट हो सकता है। सो बटक पेन, लेग पेन, ये एक इंपॉर्टेंट इसकी सिम्टम्स है जो ऑफ कोर्स पेशेंट, हर एक पेशेंट के हिसाब से एसोसिएटेड विथ नमनेस भी हो सकता है, या कभी-कभी कुछ पेशेंट्स को बिकॉज ऑफ नर्व इरिटेशन टिंगलिंग भी लग सकती है। ये पेन यूजुअली लॉन्ग स्टैंडिंग या फिर सडन चेंज ऑफ द मूवमेंट्स, रनिंग, या फिर आप एक पैर पे ज्यादा खड़े हो, एक पैर पे वजन देके टेढ़ा बन के, इनमें ये पेन ज्यादा पड़ता है। सो स्पेशली ऑन एक्टिविटी या स्ट्रेनियस एक्टिविटी जिसमें पेल्विस बोन या पेल्विस का रोटेशन होता है, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। इन एक्टिविटीज में ये प्रॉब्लम बढ़ती है। सैक्रोइलाइटिस के काफी रीजंस है, या सैक्रोइलियाक डिसफंक्शन में कहूंगा सैक्रोइलाइटिस की जगह, क्योंकि हर एक इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन नहीं होता है। तो सबसे कॉमन रीजन है ट्रॉमेटिक। फॉर एग्जांपल किसी इंजरी हो गई, गिर गए स्पोर्ट्स खेलते खेलते या एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे सैक्रोइलियाक जॉइंट की मूवमेंट हो गई और उसमें यदि उसके कोई लिगामेंट्स ब्रेक हो गए तो वहां पे एबनॉर्मल मूवमेंट चालू हो जाती है और फिर उसकी वजह से सैक्रोइलियाक जॉइंट डिसफंक्शन होता है। वहां पे लेट्स से सैक्रोइलियाक बोन्स एक दूसरे के साथ अलाइंड है, परंतु वो माल अलाइन हो जाते हैं, एक बोन ऊपर जाएगा, एक नीचे आए, या कोई भी मूवमेंट होती है तो वहां पे डिसफंक्शन चालू हो जाता है। दूसरा कॉमन रीजन है आर्थराइटिस ऑफ दैट जॉइंट, और इसमें आइदर डिजेनरेटिव आर्थराइटिस हो सकता है बिकॉज ऑफ द एज, बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल कंटिन्यूअस मूवमेंट्स, या फिर ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो सकता है, जैसे कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, क्योंकि ये जॉइंट, हाफ ऑफ द जॉइंट इज एक्चुअली साइनोवियल जॉइंट एंड हाफ ऑफ द जॉइंट इज लिगामेंटस जॉइंट। सो इसीलिए हाफ जॉइंट में भी यहाँ पे आर्थराइटिस हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस और ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कॉमनली अफेक्ट होता है। तीसरा रीजन इसका कॉमनली दिखता है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में जैसे आप सब जानते हो कि चाइल्ड बर्थ के लिए जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं पेल्विस की साइज बढ़ाने के लिए या मूवमेंट उसकी अलाउ करने के लिए चाइल्ड बर्थ के दौरान, उसकी वजह से भी पेल्विस में मूवमेंट की वजह से ये जॉइंट इन्फ्लेम हो सकता है। इसी के साथ साथ प्रेगनेंसी में वॉकिंग स्टाइल डिफरेंट हो जाती है या फिर वेट भी बढ़ता है, और इसीलिए फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सैक्रोइलियाक जॉइंट डिसफंक्शन कॉमनली दिखता है। इसका एक रीजन लास्टली मैं कहूँगा इन्फेक्शन, और स्पेशली हमारे देश में, इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस एक कॉमनली दिखाई दिया इन्फेक्शन है जो सैक्रोइलियाक जॉइंट को अफेक्ट करता है। तो ये सारे कॉमन रीजंस मैंने आपको बताया। ऑफकोर्स अनकॉमन रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ट्यूमर्स हो सकते हैं, अनकॉमन इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सो ये सारे अनकॉमन रीजंस है, बट कॉमनली मैंने जो पहले 4 रीजंस बताए वो सैक्रोइलियाक डिसफंक्शन के लिए रीजन होते हैं।
इसका डायग्नोसिस ऑफ कोर्स क्लिनिकली जब पेशेंट आता है तो हमें सस्पिशन करना होता है कि सैक्रोइलाइटिस की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद इफ रिक्वायर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड उसके टेस्ट होते हैं सैक्रोइलाइट जॉइंट के, और वो टेस्ट होने के बाद हम एक्सरे, एमआरआई या डिपेंडिंग ऑन अगेन व्हाट डायग्नोसिस हम सोच रहे हैं उसके वजह से ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। स्पेशली यदि आप इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे HLA-B27 बाय PCR मेथड किया जाता है। फिर CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, ऐसे काफ़ी टेस्ट हैं जो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन व्हाट इज द रीजन, ये किस रीजन से सैक्रोइलियाक जॉइंट डिसफंक्शन हुआ है या सैक्रोइलियाक सिंड्रोम हुआ है, ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। ये यदि सिर्फ मोबिलिटी की प्रॉब्लम है या माल अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है तो ऑफ कोर्स सिंपल मसल रिलैक्सेशन देके पेशेंट्स को हम मैनुअल थेरेपी कराते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज प्रोग्राम में उन्हें एनरोल करते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं 100%। यदि यहाँ पे हाइपर मोबिलिटी है, यानी कि मोबिलिटी कुछ भी करके स्ट्रेंथनिंग करके रुकने वाली नहीं है, मोबाइल रहने वाला है जॉइंट, तो उन्हें सपोर्ट देना जरूरी होता है। पेल्विक बेल्ट है या ऐसा सैक्रोइलियाक जॉइंट की स्पेसिफिक बेल्ट्स आते हैं तो वो देके हम मोबिलिटी उसकी कम कर देते हैं। यदि यहाँ पे कुछ रीजन से लिगामेंट्स ब्रेक डाउन हुए हैं या लिगामेंट्स में इंजुरीज हुई है तो ऑफ कोर्स प्रोलोथेरेपी ट्रीटमेंट है जो कि लोकल इंजेक्शन देके वहाँ पे प्रोलो एजेंट देके हम उनको हील करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमें एग्जैक्टली पेन सैक्रोइलियाक जॉइंट की तरफ से है या किसी और तरफ से है, क्योंकि लो बैक में काफी चीजें हैं जहां से दर्द आ सकता है। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक इंजेक्शन भी हम करते हैं जिसमें सैक्रोइलियाक जॉइंट में हम लोकल एनेस्थीसिया डालते हैं और फिर आफ्टर अंडर इमेज इंटेंसिफायर एक्सरे मशीन होता है जिसमें देख के एंड देन पेशेंट को कितना रिलीफ आता है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं ये सैक्रोइलियाक जॉइंट की प्रॉब्लम है। सो यदि ये सैक्रोइलियाक जॉइंट जो कि अनडायग्नोज प्रॉब्लम हो जाती है तो यूजुअल इस पेशेंट्स में हमें फिजियोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, पोस्चरल थेरेपी, सपोर्ट्स, ये सब से रिलीफ नहीं आता है तो हम सोचते हैं कि स्टेरॉइड इंजेक्शन जॉइंट में करें। और स्टेरॉइड इंजेक्शन के बाद यदि वापस दर्द आता है तो वहां पे रेडियो फ्रीक्वेंसी डिनर्वेशन, न्यूरोटॉमी, वो जॉइंट के जो नर्व्स उसे सप्लाई करते हैं उन नर्व्स को हम रेडियो फ्रीक्वेंसी से फ्रीज कर देते हैं। उससे उनको काफी साल तक अच्छा आराम या अच्छी रिलीफ आ जाती है। तो यूजुअली जैसे मैंने कहा डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोसिस या रीजन क्या है सैक्रोइलियाक प्रॉब्लम की हम ट्रीटमेंट करते हैं। यदि ये इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी है यानी कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम है, सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी ग्रुप की प्रॉब्लम है तो वहां पे मेडिकेशन देना जरूरी होता है, स्पेशली डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स, और यदि रिक्वायर्ड बायोलॉजिकल इंजेक्शंस जो कि आजकल ओरल टैबलेट्स भी अवेलेबल है या आईवी इंजेक्शंस भी दे सकते हैं। इफ वी ट्रीट दिस प्रॉब्लम इन टाइम, इससे कंप्लीट रिलीफ आता है 100%, पेशेंट पेन फ्री होके बैक टू हिज वर्क एंड यूजुअल एक्टिविटीज कर सकता है। ऑफकोर्स इसे प्रिवेंशन या एक्सरसाइज करते रहना जरूरी होता है। सो सैक्रोइलियाक जॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट है बॉडी में। इसके बारे में कोई भी आपको लगता है कि तकलीफ है या क्वेश्चन है या आपको कोई सवाल है तो आप हमें जरूर पूछिए, हम इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे पेनफुल।